ठंड का मौसम था और एक छोटे से गांव में रहीम अपनी पत्नी कोमल के साथ प्यार से रहता था। उनके घर की परिस्थितियां बेहद नाजुक थीं। रहीम किसी तरह दूसरों के खेतों में मजदूरी और खेतीबाड़ी करके अपने घर का खर्च चलाता था। एक दिन जब रहीम काम पर निकलने ही वाला था, तभी वो कोमल को आवाज देकर बुलाता है। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? मैं काम पर जा रहा हूँ, जरा बाहर तो आ जाओ। पति की पुकार सुनते ही कोमल तुरंत बाहर आ गई। कोमल, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, बाहर बहुत तेज ठंड चल रही है, तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं है। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दरवाजा ठीक से बंद कर लूंगी। आप भी काम पर ध्यान से जाना। कहीं तुम्हें जुकाम ना हो जाए। गरीबी इस कदर बढ़ गई है कि मैं तुम्हारे लिए ढंग का एक गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। यही बात मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। कोई बात नहीं जी, बुरे दिन तो हर किसी के जीवन में आते हैं। आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, आप भी अपना ख्याल रखना, जितना जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट आना, क्योंकि ठंड दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। गर्म कपड़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ जी ठीक है, आप अब जल्दी निकल जाइए, तभी तो जल्दी लौट भी पाऊंगा। तुम मेरा इंतजार करना और अपना ख्याल रखना। हाँ, मैं इंतजार करूंगी, बस आप ध्यान से जाना। और हाँ, दरवाजा मैं अच्छी तरह बंद कर लूंगी, आप जल्दी लौट आइएगा। ठीक है भाग्यवान, मैं निकलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ऐसे ही बातें करते हुए रहीम घर से निकल पड़ा। ठंडी हवा तेज थी और उसके पास गर्म कपड़े ना होने के कारण उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ रही थी। तभी उसकी राह में उसका पुराना दोस्त अजय मिल गया। अरे रहीम मेरे यार, कैसा चल रहा है? भाभी जी बिल्कुल ठीक है ना? और ये बताओ, इतनी ठंड में कहाँ निकल पड़े, वो भी बिना कोई गर्म कपड़ा पहने? ठंड लग जाएगी भाई। अरे अजय, अब तुझे क्या ही बताऊं, ऐसी गरीबी छाई है कि गर्म कपड़े खरीदने तक के पैसे भी जुट नहीं पा रहे। दूसरों के खेतों में मेहनत करके जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, वो तो घर का राशन लेने में ही खत्म हो जाता है। तेरी भाभी के लिए भी गर्म कपड़े लाकर नहीं दे पा रहा हूँ मैं, यही सबसे ज्यादा दुख खा रहा है। रहीम की आंखों में बेबसी साफ छलक रही थी। दोस्त होने के नाते अजय उस दर्द को महसूस कर सकता था। अरे रहीम, तू ज्यादा चिंता मत कर, बुरे दिन सबके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान हार मान ले। तू तो वैसे भी बड़ा मेहनती है, भगवान जरूर तेरी जिंदगी में फिर से रोशनी लाएगा, ये मैं दिल से कह रहा हूँ। इंतजार है मुझे उसी अच्छे दिन का, और तेरी भाभी को देखकर दिल और भी दुखता है। इतनी ठंड में मैं उसके लिए गर्म कपड़ा तक नहीं ला पा रहा। मेरे लिए गर्म कपड़े हो या ना हो कोई बात नहीं, लेकिन कोमल के लिए तो कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा। रहीम की बातों में सच्चा दर्द था, एक पति का दुख जो खुद से ज्यादा अपनी पत्नी की तकलीफ महसूस करता है। हाँ रहीम, तू इतना चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। वैसे तू अभी कहाँ जा रहा है? अरे अजय, मैं भला कहाँ जाऊंगा, रामू चचा के खेत में थोड़ा काम था, उसी के लिए उन्होंने बुलाया है, बस वही काम निपटाने जा रहा हूँ। अच्छा, तो फिर तू निकल जा, जितनी जल्दी हो सके काम निपटाकर घर लौट जाना, ठंड बहुत बढ़ गई है। अजय की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और ठंडी लहर दोनों के बीच से गुजर गई। मौसम तेजी से बिगड़ रहा था और आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इसका अंदाज शायद किसी को नहीं था। ठंड बहुत बढ़ गई है, मुझे भी थोड़े काम से बाहर गाँव जाना है, मैं भी जल्दी जाकर वापस आ जाऊंगा। सच कहूँ तो ठंड का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अजय इतना कहकर अपने रास्ते निकल गया और रहीम भी अपने काम की ओर चल पड़ा। दोनों दोस्त सर्द हवा के झोंकों में आगे बढ़ते गए, हर कदम पिछले कदम से और भारी लगता हुआ। कुछ ही देर बाद रहीम सीधे रामू चाचा के खेतों में पहुंच गया और बिना देर किए काम में जुट गया। गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया था कि इतनी कड़ाके की सर्दी में भी खेतों में काम करे, लेकिन ठंड इतनी तीखी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे थे। वो कांप कांप कर मुश्किल से औजार पकड़ पा रहा था। ठंड तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगा, और अगर मैं बीमार पड़ गया तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। रहीम की बात गले में ही अटक गई। उसकी चिंता सिर्फ अपनी नहीं थी, बल्कि कोमल की, उस छोटे से घर की और आने वाले कल की थी। कड़ाके की सर्दी ने जमीन को जमा दिया था, लेकिन रहीम के दिल में जिम्मेदारियों की आग और भी तेज जल रही थी। ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते रहीम फिर से काम में जुट गया। ठंड की काटती हवा उसकी उंगलियां सुन कर रही थी, लेकिन वो अपनी तकलीफ भूलकर काम पूरा करने में लगा रहा। गरीबी की मजबूरी थी, रुकने या हार मानने का विकल्प उसके पास था ही नहीं। कुछ घंटों बाद उसने तेजी से अपना काम निपटाया और जैसे ही काम खत्म हुआ फौरन घर की ओर चल पड़ा। रात तकरीबन उतर चुकी थी, गाँव में गहरा सन्नाटा था, मानो ठंड की चुभन ने आवाजों को भी जमा दिया हो। रहीम और कोमल एक ही चारपाई पर बैठे थे, एक दूसरे के करीब सिमटे हुए। दोनों के शरीर कांप रहे थे। कमरे में इतनी ठंड थी कि सांसों से धुआं जैसा निकल रहा था। अजी सुनते हो, अगर ठंड ऐसे ही बढ़ती रही ना तो हालात और मुश्किल हो जाएंगे। कोमल की बात आधी ही रह गई, लेकिन उसकी आवाज में चिंता साफ थी। पत्नी की हालत देखकर रहीम का दिल और भी भारी हो गया। कमरे में ठंड थी, लेकिन उससे ज्यादा ठंड उनके हालात में थी। अजी, इतनी कड़ाके की ठंड में मैं आपको कैसे काम पर जाने दूं? आज पूरे दिन जमती हुई हवा में काम करके आए हो, आपका चेहरा तो अभी पूरी तरह लाल पड़ गया है। कहीं बुखार न चढ़ जाए, नहीं तो हालत और बिगड़ जाएगी। कोमल की आवाज चिंता से भरी थी। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन पति की तबीयत की चिंता उससे भी ज्यादा उसे बेचैन कर रही थी। रहीम चारपाई पर बैठा था, लेकिन उसके मन में तूफान चल रहा था, जिम्मेदारियों का, मजबूरियों का और आने वाले कल का।
संभाग्यवान, मैं क्या करूं? काम छोड़े बिना तो घर किसी तरह चल ही नहीं सकता। घर का राशन भी लाना है, ऊपर से ठंड का कहर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अगर जल्दी से गर्म कपड़ों का इंतजाम नहीं कर पाया तो हम दोनों ही बीमार पड़ जाएंगे। आज तो किसी तरह रामू चाचा के खेत का काम निपटा दिया और कल हरनाम चाचा ने बुलाया है। बस देखते हैं कल कितना मेहनताना मिलता। रहीम की बात अधूरी रह गई। कमरे में एक ठंडी हवा का तेज झोंका आया, मानो हालात की कठोर सच्चाई को और जोर से सामने रख गया हो। दोनों एक दूसरे के पास सिमटे बैठे थे, जहाँ प्यार की गर्माहट थी पर कपड़ों की नहीं, जहाँ उम्मीद थी पर साधन नहीं। कोमल का चेहरा उदास था, लेकिन रहीम उसे हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। अरे भाग्यवान, तुम इतनी चिंता मत करो। मुश्किलें तो हर किसी के जीवन में आती ही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम रुक जाएं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन का रास्ता है। और सुनो भाग्यवान, एक दिन भगवान जरूर कोई ना कोई चमत्कार करेंगे। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोमल ने अपने कांपते हाथों को अपने पल्लू में समेटकर पति की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द और प्यार दोनों थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा जी, लेकिन देखिए आप तो बहुत कांप रहे हैं। चलिए मेरे साथ रसोई में चलिए, मैं अभी खाना बनाती हूँ। कोमल की बात अधूरी रह गई, लेकिन उसके स्वर में चिंता साफ झलक रही थी। रसोई में चूल्हे की थोड़ी सी आग शायद उन्हें कुछ देर की गर्माहट दे पाए, ठीक वैसे ही जैसे उनकी बातें दुखों के बीच थोड़ी सी राहत देती थीं। ठंडी रात और भी कड़ी हो चुकी थी। कमरे में ठंड सांप की तरह रेंग रही थी, इसलिए दोनों रसोई की ओर बढ़ गए। रसोई में चूल्हा जलाने से थोड़ी सी गर्मी फैल गई, वही गर्मी जो इस सर्द रात में किसी वरदान से कम नहीं थी। कोमल ने चूल्हे पर खाना चढ़ाया और दोनों आग की मुलायम लपटों के पास बैठ गए। चूल्हे के पास बैठ जाइए, आग की गर्मी से आपको थोड़ी राहत मिल जाएगी। भाग्यवान, अब जाकर थोड़ी राहत मिली। इस कड़ाके की ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठकर जो सुकून मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। पता है भाग्यवान, जब मैं छोटा था तब जब माँ खाना बनाती थी तो मैं भी चुपके से उनके पास जाता था और आग के पास बैठ जाता था। अच्छा जी, तो इसका मतलब जब आप छोटे थे तब आग के पास जाते थे। कोमल मुस्कुराई। इतनी ठंड में भी रहीम की बचपन की याद ने हवा में एक पल के लिए गर्माहट घोल दी। चूल्हे की धीमी धीमी लपटें, उनकी बातें और एक दूसरे का साथ, इन्हीं के भरोसे ये सर्द रात कटने वाली थी। काफी शरारती भी थे। खैर, आपने बिल्कुल सही कहा। इस ठंड में चूल्हे की आग के पास बैठने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ खाना पक रहा है और दूसरी तरफ हम दोनों को इस आग की गर्मी से अच्छी खासी राहत मिल रही है। कोमल की मुस्कान में हल्की सी चमक थी। ठंड, गरीबी और चिंता के बीच भी ये छोटे छोटे सुख उन्हें थोड़ी देर के लिए सब कुछ भुला देने का मौका दे रहे थे। चूल्हे की लपटें धीरे धीरे लकड़ियों को चाट रही थीं और उस नारंगी रोशनी में दोनों के चेहरे हल्के हल्के चमक रहे थे। हाँ भाग्यवान, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे जल्द से जल्द गर्म कपड़ों का इंतजाम करना ही होगा, नहीं तो हम दोनों ही बीमार पड़ सकते हैं। देखता हूँ इन दिनों कहाँ कहाँ क्या काम मिल सकता है। जितनी भी मेहनत करूंगा, उम्मीद है थोड़ा बहुत पैसा जुट ही जाएगा ताकि ठंड से बचाव हो सके। हाँ जी ठीक है, लेकिन मेरे लिए इतनी चिंता मत करो। कोमल की बात अधूरी ही रह गई। उसकी आंखों में अपने पति के प्रति प्यार भी था और उसकी हालत देखकर गहरी चिंता भी। चूल्हे की गर्मी के बावजूद कमरे का माहौल भावनाओं से और भी भारी हो रहा था। आगे क्या कहना था वो शायद खुद को भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो घर पर ही रहती हूँ, संभाल लूंगी सब। आप बस थोड़ा बहुत पैसा जोड़कर अपने लिए गर्म कपड़ों का इंतजाम कर लीजिए ताकि काम पर जाते समय आपको ठंड न लगे। आपकी सेहत सबसे जरूरी है। कोमल की आवाज में स्नेह भी था और पति के लिए अनकही दुआ भी। उसकी आंखों में चिंता छिपी थी, लेकिन वो मुस्कुराकर बात कह रही थी ताकि रहीम पर बोझ न पड़े। जी तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं खूब मेहनत करूंगा और हम दोनों के लिए अच्छे गर्म कपड़े जरूर लेकर आऊंगा। अभी चलो आराम से खाना खा लेते हैं और फिर सो जाते हैं। कल सुबह मुझे हरनाम चाचा के यहाँ भी जाना है। रहीम की बात सुनकर कोमल ने सिर हिलाया और दोनों ने चूल्हे के पास बैठकर गर्मा गर्म सादा भोजन खाया। ठंड बहुत थी, पर उस एक समय की गर्म भोजन और थोड़ी सी आग उनके लिए किसी दवा से कम नहीं थी। खाना खाकर दोनों चारपाई पर लेट गए। सर्द रात लंबी थी, लेकिन थकान और जिम्मेदारियों ने उन्हें जल्द ही नींद में डुबो दिया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी धरती को छूने से डर रही थी, ठंड पहले से भी ज्यादा तेज थी। हवा काटने लगी थी, पर मजबूरी के चलते रहीम जल्दी उठ गया। उसने ठंडे पानी से जल्दी जल्दी मुंह धोया, कमजोर से कपड़े पहने और चुपचाप हरनाम चाचा के घर के लिए निकल पड़ा। ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि दिन ब दिन अपना कहर और भी ज्यादा बढ़ाती जा रही थी। तेज हवा इतनी ठंडी थी जैसे हर सांस के साथ सीने के अंदर बर्फ उतर रही हो। इसी सर्द सुबह में रहीम हरनाम चाचा के दरवाजे पर पहुंचा। हरनाम चाचा, आपने मुझे बुलाया था, कुछ काम है क्या? हाँ रहीम बेटा, काम तो बहुत है। मैं तो यहाँ बैठकर तेरे ही इंतजार में था। लेकिन रहीम, इतने कड़ाके की ठंड में तू ऐसे ही चल पड़ा? तुझे ठंड नहीं लग रही क्या? थोड़े गर्म कपड़े पहनकर आना चाहिए था बेटा, नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी। हरनाम चाचा की बातें सुनकर रहीम कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द था, एक ऐसी चुप्पी जो बहुत कुछ कह रही थी। वो धीरे से निगाहें उठाकर हरनाम चाचा को देखता है और भारी आवाज में बोलता है, हरनाम चाचा, अब मैं आपको अपने दुख भरे जीवन के बारे में क्या बताऊं। गरीबी ने मेरे परिवार को चारों तरफ से घेर लिया है। चाहे जितनी मेहनत कर लूं,
ये गरीबी पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। एक तरफ ठंड का कहर है और दूसरी तरफ घर चलाने के लिए राशन की चिंता। रामचंद्र चाचा की दुकान पर भी बहुत उधारी हो चुकी है। काम करके इतना पैसा नहीं मिल पाता कि पहले उधारी चुकाऊं या गर्म कपड़े ले आऊं या फिर घर के लिए राशन जुटाऊं। समझ नहीं आता किस चीज को पहले संभालूं। हरनाम चाचा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर चिंता और दयालुता दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। ठंड की तेज हवा उनके आंगन में बेरहमी से बह रही थी और उनके सामने खड़ा रहीम कांपते हाथों के साथ अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा था। बेटे रहीम, तेरी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। जानता हूँ हालात बड़े मुश्किल हैं। ठंड भी जालिम बनकर टूट रही है और ऊपर से गरीबी का बोझ एक एक दिन जैसे भारी होता जा रहा है। उन्होंने आगे बढ़कर रहीम के कांपते हाथों पर अपना गर्म हाथ रखा। लेकिन बेटा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। जब तक मैं हूँ तुझे अकेले इस मुसीबत से लड़ने नहीं दूंगा। जो मेरी औकात में होगा मैं जरूर करूंगा। चाचा, लेकिन मैं आपकी और परेशानी नहीं बढ़ाना चाहता। आप पहले ही मेरे जैसे गरीबों के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मेहनत करूं और 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से कमा सकूं। पर ये ठंड, ये तो जैसे हड्डियों को चीर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना चाचा, तो एक दिन काम ही नहीं कर पाऊंगा। देख बेटा, तूने जीवन में बहुत संघर्ष झेले हैं। अब मेरी सुन, आज जो काम है उसमें मेहनताना ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, मैंने तेरे लिए पहले ही कुछ सोच रखा था। रहीम आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगा मानो उसने सुना ही न हो। मेरे पास कुछ पुराने लेकिन बहुत गर्म कंबल और एक ऊनी जैकेट पड़ी है। कई साल पहले खरीदी थी। अब मुझे उतनी जरूरत नहीं पड़ती। सोच रहा था किसी जरूरतमंद को दे दूं, तो क्यों ना आज वो तू ले जाए। चचा, लेकिन मैं ये कैसे ले सकता हूँ? हरनाम चाचा ने हल्की स्नेह भरी मुस्कान दी, जैसे कोई बड़े प्यार से छोटे का संकोच दूर करता है। ले ले बेटा, कपट से कमाया हुआ नहीं है, नेकी समझकर दे रहा हूँ। और फिर सर्दी से बचना जरूरी है, नहीं तो घर कैसे चलेगा। तू स्वस्थ रहेगा तभी काम कर पाएगा। रहीम की आंखों से अब आंसू रुक नहीं पाए। वो झट से चाचा के पैरों में गिर पड़ा। आपने तो मेरे लिए आज भगवान का काम कर दिया चाचा। मैं आपकी इस नेकी को कभी नहीं भूलूंगा। अरे पगले, नेकी का हिसाब थोड़े ही रखा जाता है। चल पहले काम निपटाते, फिर तुझे गर्म कपड़े देकर ही वापस भेजूंगा। हरनाम चाचा की आंखों में सच्चा अपनापन झलक रहा था। ठंडी हवा उनके शब्दों की गर्माहट को भी नहीं रोक पा रही थी। रहीम उनके सामने खड़ा था, थोड़ा शर्मिंदा, थोड़ा असहाय, पर उम्मीद की एक हल्की किरण उसके चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। बेटा रहीम, मैं तेरी सारी परेशानियां तो दूर नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर करूंगा कि आज जो काम तू मेरे यहाँ करेगा उसकी मजदूरी से तू अपने लिए और अपनी भाग्यवान के लिए गर्म कपड़े ले जाना। और रही बात आज के राशन की, वो तू मेरे घर से ही ले जाना। बेटा, अगर तू ऐसे बिना गर्म कपड़ों के काम करता रहा तो बीमार पड़ जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो घर में राशन पहुंचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। हरनाम चाचा की बातें रहीम के दिल पर ऐसे उतरी जैसे किसी ठंडी रात में अचानक आग की एक बड़ी लपट गर्माहट दे जाए। उसके चेहरे पर बरसों बाद खुशी की हल्की चमक दिखाई दी। हरनाम चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लिए इतना सोचकर बोला। ये मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा चाचा, अब आप बताइए आज क्या काम करवाना है। रहीम बेटा, आज तुझे मेरे सब्जी के खेत से सब्जियां तोड़नी है, और इस बार मैं भी तेरे साथ खेत में चलूंगा। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए हमें अभी ही खेत की ओर निकल जाना चाहिए। ठंड बहुत है, तुझे भी जल्दी घर भेजना होगा। हरनाम चाचा की बात सुनकर रहीम ने तुरंत सहमति में सिर हिलाया। वो समझ रहा था कि चाचा न सिर्फ उसे काम दे रहे हैं, बल्कि उसके हालात का पूरा ध्यान भी रख रहे हैं। दोनों साथ साथ खेत की ओर चल पड़े। रास्ते भर हवा की ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, लेकिन एक दूसरे का साथ उन्हें कुछ मजबूती दे रहा था। कुछ ही देर में दोनों अपने खेत के पास पहुंच गए। रहीम और हरनाम चाचा दोनों खेत को देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गए। हरी भरी सब्जियों की कतारें, वो भी ऐसी ठंड में, मानो मेहनत अपनी पूरी चमक दिखा रही हो। हरनाम चाचा, इस बार तो आपकी सब्जियों की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ रहीम बेटा, इस बार सब्जियों की खेती पिछली बार से भी बेहतर हुई है। मेहनत करके जब खेत यूं हरा भरा दिखाई देता है ना, तो दिल को बहुत सुकून मिलता है बेटा। हाँ चाचा, बात तो बिल्कुल सही है। हम जैसे लोगों के लिए खेती बाड़ी ही सब कुछ होती है। काश मेरे पास भी अपना थोड़ा सा खेत होता, तो शायद इतनी चीजों की कमी महसूस नहीं होती। खैर चाचा, ये सब छोड़िए, आप यहीं रहिए, मैं भी सब्जियां तोड़ने में लग जाता हूँ। रहीम इतना कहकर तुरंत खेत की क्यारियों की ओर बढ़ गया। ठंड के बावजूद उसके हाथ तेजी से चलने लगे। गोभी, टमाटर, बैंगन, मूली, एक एक सब्जी को बड़ी सावधानी से तोड़ता हुआ, मानो वो चाचा की उम्मीदों को अपने हाथों में संभाल रहा हो। कुछ देर की मेहनत के बाद रहीम ने सारी सब्जियां तोड़ ली और उन्हें एक बड़ी टोकरी में अकड़ता से भर दिया। टोकरी अब ताजी सब्जियों से भरी हुई थी और चेहरे पर रहीम की मेहनत की चमक साफ दिखाई दे रही थी।